अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ऐसा महसूस हो रहा है कि अहम आईनी तरामीम की मंजूरी के हवाले से हुकूमत के सब दुख दर्द दूर हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 63 के अदालती फैसले के बाद हुकूमत को आईनी तरामीम मंजूर होने की उम्मीद जागी है, तो वहीं दूसरी जानिब JUIFA का झुकाव भी हुकूमत की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल फ़लस्तीन के हक में APC के दौरान मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक ही जगह पर मौजूद दिखाई दिए और उनके दरमियान अहम आईनी तरामीम पर बात भी हुई, जिसके बाद अब ये इत्तला रही है कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान अहम आईनी तरामीम को लेकर मामला तय पा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 दिन तक हुकूमती टीम के हवाले करेंगे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा JUIFA से शेयर करेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। इत्तलात के मुताबिक पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और इसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतालिक तरमीम लाई जाएगी। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद पार्लियामान की जाएगी। अब अगर हुकूमत ने मौलाना को शीशे में उतार लिया है तो यकीनी तौर पर अहम आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है। बहरहाल हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान पर अब भी पूरे तरीके से इन्हिसार नहीं कर रही और वो आईनी तरामीम मंजूर कराने के दूसरे ऑप्शंस भी खुले रखे हुए हैं, और यही वजह है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख डाला है। अयाज सादिक 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को एक खत पहले ही इरसाल कर चुके हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तों से मुतालिक फैसला करे। अब अगर इलेक्शन कमीशन मखसूस अहम तरामीम से पहले फैसला कर देता है तो मुमकिन है हुकूमत के लिए तरामीम कराने का काम और भी आसान हो जाए। बहरहाल हुकूमत ने अपना हर ऑप्शन खुला रखा हुआ है, वो JUIFA को भी ऑन बोर्ड ले रही है और यही वजह है कि JUIFA मामले पर मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कल हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आईनी तरामीम के हवाले से हमारा मुसव्विदा है जो मौलाना साहब किसी भी वक्त अवाम के सामने ले आएंगे। क्या हुआ है वो उनके पास है और वो उसको जिस वक्त चाहेंगे पब्लिक कर देंगे, जो हमारी मुतबादिल तजावीज़। तो कारव साहब, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो ड्राफ्ट है ये कोई कंसेंसस ड्राफ्ट है या दोनों में सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, कॉमनैलिटीज हैं? नहीं, अलग अलग है। हम अपनी सोच पे हैं, वो अपनी सोच पे हैं, वो अपने मंशूर के मुताबिक हैं, हम अपने मंशूर के मुताबिक हैं। अब JUIFA का मुसविदा मंजर आम पर आने के बाद मामला मजीद वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल ये तय है कि JUIFA आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत में है और अगर आईनी अदालतें कायम हो जाती हैं तो फिर मुमकिन है कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को आईनी अदालतों का चीफ जस्टिस बनाए। अब अगर आईनी अदालतों के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा होते हैं तो जितने भी सियासी मामला जिनका ताल्लुक आइन से जुड़ा होगा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालतें ही सुनेंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को सुनेगी जिन पर कोई फैसला दे सके। अब अगर ऐसी तरमीम मंजूर हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर पहले ही जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। यानी अगर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बनते हैं तो हुकूमत अपना मकसद भी हासिल कर लेगी और इस पर इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने का रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की है। हुकूमत के लिए हर तरह से विन विन की सिचुएशन है। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा को तौसी देना चाहती है, जबकि बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं। और इसी रस्साकशी में एक तरफ इतनी तेज़ी के साथ आईनी तरामीम मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ इतनी शिद्दत के साथ आईनी तरामीम रोकने पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि आईनी तरामीम आइन की को रोकने, उसको बदलने, उसकी रूह को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। शायद यह तनाव हुई है जिसकी वजह से इत्तलात हैं कि आज जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुलाकात की है और इस तल्खी के माहौल को कम करने के लिए बातचीत की है, जिस पर बहुत सारी गुजारिशात जो जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने रखी है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनसे इत्तफाक भी किया है और इस बात पर जोर दिया है कि ये तल्खियाँ दूर होनी चाहिए, ये तल्खी का माहौल थमना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये आईनी तरामीम का मुसविदा पार्लियामान में कब लाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। ज़ाहिरी बात है जब एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और काफ़ी हद तक वो आगे भी बढ़ चुका है, तमाम तर मामला आपने देखा होगा कि मौलाना साहब ने भी तस्दीक की है कि बिलावल साहब ने अपना मुसविदा उनके साथ शेयर किया और हमने तो ऑलरेडी पहले कर दिया था। लीगल कम्युनिटी की तरफ से जो है, लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से भी अवेटेड हैं उनकी सजेशंस, वो जैसे ही आ जाएंगी और JUIF ने भी कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गालबन,
तो ज़ाहिरी बात है ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को सामने रखा जाएगा और इनको कोरिलेट किया जाएगा, और जहाँ पे कॉमन ग्राउंड या कंसेंसस पाया जाता है उस चीज़ को देखा जाएगा और उसको एक इनकलकेट करके, इनकॉर्पोरेट करके एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होगा। हतमी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस दिन या किस तारीख को ये टेबल होंगी। ज़ाहिरी बात है पहले हमें एक जो कंसेंसस हमने डेवलप किया है और जो कर रहे हैं उस पे हो जाए काम। तो यानी बैरिस्टर साहब आप ये कह रहे हैं अभी कोई एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बना है जिस पर सबका इत्तेफाक हो। कंसेंसस पैदा करने में अभी डेडलॉक किस जगह पे है? वो कौन से नकात ऐसे हैं जहां पे आप समझते हैं कि डिफरेंसेस हैं अमंग पार्टीज? देखिए कंसेंसस काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है इन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स के ऊपर सबका कंसेंसस है। तमाम तर वही चीज़ें हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आई और उसके बाद फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम तर पार्टीज़ के सिग्नेचर्स और पार्टी हेड्स के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इन प्रिंसिपल तो सारे एग्री करते हैं। उसकी निटी-ग्रिटीज़ जो हैं, खा वो कहें कि 68 की रिटायरमेंट एज तक के रिटायर्ड जज को लगाना है या 66 को लगाना है या हाजिर सर्विस को लगाना है, ये कुछ चीज़ें हैं। ये अब इन पे बहस मुबाहिसा चल रहा है बैक एंड फोर्थ, और इस पे भी काफ़ी जो है हमने डिस्कशंस की हैं और काफ़ी एग्रीमेंट हो चुका है। अब सिर्फ उसका एक फ़ाइनल जो है वो हतमी शक्ल उसकी आनी है। जब सबके मसवदे सामने रखे जाएंगे तो इन एसेंस और एसेंशली तो बात तो वही है कि एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे। दीगर अगर कोई उसमें कोई ऐसी बातें हैं तो उसको। अच्छा मेरे साहब ये बात आपकी दुरुस्त है कि उसूली तौर पर तो सब इस सेम पेज पे हैं, मतलब सबसे मुराद ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फिर भी ये कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे शो में ये कहा कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से इख्तलाफ है। इससे इख्तलाफ नहीं है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, लेकिन जैसे बन रही है जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर दुरुस्त नहीं है। तो बताइए प्रोसीजर है क्या असल में जिस जगह पर JUIFA के कंसर्न है? देखिए हमने एक ओवरऑल जो मुद्दत मुलाजमत थी सिविल सर्वेंट्स की, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। उसमें जजेस भी आते हैं, ज़ाहिरी बात है कि एक जजेस का भी एलिमेंट था, लेकिन उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किसी को रूल इन या रूल आउट नहीं करना चाहते। अगर ये मौलाना साहब की एक तजवीज़ थी इसको SCO के, हम उसको SCO के बाद एक्सपेक्टेड है कि वो चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उससे पहले हो जाए, उसके बाद हो जाए, 25 से पहले हो जाए, 25 से बाद हो जाए, ये कोई ऐसी कबाहत नहीं है इस पर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो इन एसेंस जो है एग्रीमेंट है तमाम पार्टीज़ का। सिर्फ जहाँ पे थोड़ा सा बहुत डेडलॉक था वो ये एज के हवाले से था कि क्या रिटायर्ड जजेस लग सकते हैं या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जजेस लग सकते हैं या नहीं लग सकते। तो उसका कोई मैकेनिज़्म हमने ऑलरेडी जो एक नेसेंट स्टेज पे मैकेनिज़्म डेवलप करके बताया था, उसमें ज़ाहिरी बात है कि एक बेहतरी भी आ रही है और सजेशंस भी आ रहे हैं चारों तरफ से। तो जब सजेशन आएंगे तो वो एक मज़ीद बेहतर और एक मज़ीद रिफाइंड पिक्चर एक आ जाएगी। और देखिए ना अब ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपने क्रिएट कर ली है कि भले 25 के बाद हो जाए। पहले तो यही उजलत थी ना कि 25 अक्टूबर से पहले करना है जो करना है, और जाहिर है 25 अक्टूबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस काजी फाइज़ा की रिटायरमेंट होने जा रही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी अब पैदा हो गई है कि बेशक जस्टिस काजी फाइज़ा जाते हैं तो जाए, उनकी रिटायरमेंट होती है तो हो जाए। क्या वो कट टू साइज हुई है हुकूमत की डिमांड्स? देखें अब ये बड़ा एक अभाम पाया जाता है तमाम तर पूरे प्रोसीजर में। अब वहाँ पे अगर ये हम सेट कर दें कि आईनी अदालत में रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज रहे हों, उसमें तो पिछले 4-5 साल में जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं वो तमाम तर उस क्राइटेरिया पे अगर पूरा उतरते हैं तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें ये अगर कहा जाए मौलाना साहब की तरफ से या किसी और सियासी जमात की तरफ से कि काजी साहब को छोड़ के तो बाकी तमाम रिटायर्ड को आप कंसिडर करते हैं, तो फिर देन अगेन इट्स पर्सन स्पेसिफिक। तो जो क्राइटेरिया बनेगा वो तमाम पे उसका इतलाक एक जैसा ही होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि एक बंदे को छोड़ के बाकियों को कंसिडर करें या सिर्फ उस बंदे को कंसिडर करें और बाकियों को ना करें, ये नहीं हो सकता। जो क्राइटेरिया बनेगा उस पर जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो जाहिर बात है। लेकिन भाई साहब एज फार एज जस्टिस काजी फाइज़ा इज कंसर्न तो ये तासुर भी है ना हुकूमत को लेके कि वो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करना चाहती है। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ा का प्रॉब्लम अब नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और 25 अक्टूबर के बाद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बार्स जो एहतजाज कर रही हैं, लीगल फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, इस मामले के ऊपर एहतजाज कर रही है, तो एक बंदा जिसके लिए कोई पर्सन स्पेसिफिक का तासुर हुकूमत को से मुतालिक कायम किया जा रहा है तो हुकूमत के लिए भी वो बंदा लाइबिलिटी बनता चला जा रहा है।
नहीं, कतई नहीं। मैं तो ये नहीं कहता कि वो कोई लाइबिलिटी है। वो कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं और जो आइन के साथ खड़े हैं वो जाहिर बात है वो आइन के साथ खड़े हैं। उनमें ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं। हमने नहीं भुगता बंदयाल साहब को, हमने नहीं भुगता साकिब निसार साहब को, हमने नहीं भुगता जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को, हमने नहीं भुगता बाकी दीगर जितने भी कैरेक्टर्स है, खोसा साहब हो गए, जितने बाकी हो गए। ये तो कम अज़ कम एक ही हद तक इनके इल्ज़ामात हैं और बराए इल्ज़ामात हैं। अपनी दौरा हुकूमत में तो उनके खिलाफ रेफरेंस भी लेके गए, क्या निकला उस रेफरेंस से? लेकिन हमें कहा जाता है शायद वो हमारी साइड ले रहे हैं माजरत के साथ, लेकिन ना तो हमारी साइड ले रहे हैं ना कोई फेवर कर रहे हैं। वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी अदालत को चलाते हैं, जो उनका काम है और जो हर जज का काम होना चाहिए। ना कि जज का काम है कि वो कहे और कहे गुड टू सी यू, या आप हमारे सामने पटिशन लें और हम वज़ीर आज़म को, मुंतखब वज़ीर आज़म है, उसको बाहर निकाल देंगे। अच्छा तो बैरिस्टर साहब, नून लीग का ड्राफ्ट तैयार है? अगर तैयार है तो फिर नून लीग के ड्राफ्ट में क्या है? व्हाट हैव यू प्रपोज्ड? देखिए, हमारा ड्राफ्ट अभी से नहीं। मैंने जिस तरह गुजारिश की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद इस चीज़ को चेयर कर रहे थे, पूरी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को। उसमें लॉ मिनिस्टर साहब लीड ले रहे थे तमाम तर लीगल रिफॉर्म्स के इशू पे, जिसका मेंबर मैं खुद हूँ उस कमेटी का। कुछ हमारी मीटिंग्स लाहौर में हुई, कुछ हमारी मीटिंग्स यहाँ पे हुई। अभी से नहीं, मार्च अप्रैल से ये काम हमने शुरू किया हुआ था। इसीलिए मई के महीने में आपको याद होगा, इन गुड फेथ एंड इन गुड विल एंड एज अ गुड विल जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को बताया जब मीटिंग में जजेस के साथ मीटिंग थी तो JCP की, तो उस पर वज़ीर कानून साहब ने उनसे गुजारिशात की कि हम इस तरह अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। इन गुड फेथ शेयर किया हमने। वो उल्टा अब मेरे ख्याल से हमारे गले पड़ गया तमाम तरह मामला। तो शायद ऐसे भी नहीं था। हमारी तो एक साफ नीयत से हम लोग चल रहे थे और बेहतर करने के मामले से चल रहे थे, उसी नीयत से चल रहे थे। हमारी नीयत में तो कोई खोट नहीं था। अच्छा, आज खासी बाज़गश्त रही जस्टिस मंसूर अली शाह की नॉमिनेशन के नोटिफिकेशन की कि उन्हें उनकी चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा। तो कब इशू कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की का नोटिफिकेशन? आप देखिए, आज 8 तारीख हो गई है और 25 तारीख को काजी साहब ने रिटायर होना है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि 25 से पहले किसी टाइम भी हो जाएगा। और मीडिया ने इतनी ज़्यादा हाइप इस पर खड़ी कर दी है, कोई ऐसी कबाहत नहीं है। एक दफ़ा अगर वो कोई एक प्रेसिडेंट तो नहीं कहा जा सकता, ना उसको एग्जाम्पल कहा जा सकता है। उस टाइम हालात कुछ और थे और काजी साहब के टाइम पे जब काजी साहब की 80-82 दिन पहले हो गई थी, तो आपको याद होगा जून के महीने में हुई थी और असम्बलियाँ अपनी तहलील की तरफ जा रही थी, असम्बलियाँ तहलील हो रही थी। हमने बेहतर समझा उस टाइम प्रायर टाइम कर दिया। तो अभी भी ये 25 से पहले तो हो ही जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे। आज जस्टिस काजी फायज ईसा से जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात भी खासी, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ये तय है कि वही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सीनियर मोस्ट जज वही हैं, सीनियर प्यूनी जज वो हैं। सीनियर प्यूनी जज और सीनियर मोस्ट जज होने के नाते आइन का आर्टिकल 175A यही कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो अगला चीफ जस्टिस होगा। तो जाहिर है सीनियर प्यूनी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर आइनी अदालत का या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा बैरिस्टर साहब? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो फिर उसका चीफ जस्टिस जो है वो जो भी क्राइटेरिया सेट होगा वो उसमें तमाम जितने खा वो बहाज़ सर्विस हों, खा वो रिटायर्ड जजेस हों, खा वो सुप्रीम कोर्ट से हों, खा वो हाई कोर्ट से हों, तो वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है उस क्राइटेरिया के ऊपर कि क्राइटेरिया पे किधर जो है हम लोग एग्रीमेंट आता है, JUIF का भी, पीपल्स पार्टी का भी, हमारा भी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये वैसे तो मसवदा आपने देखा होगा, उसमें था कि फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट होनी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सेटअप करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं वो लगाएंगे और वो रिटायर्ड जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट से हो सकते हैं या सिटिंग जजेस हो सकते हैं। तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। एक वो चीफ को लगाने का मैकेनिज़्म जो पहला मुसवदा था उसमें तो आपके सामने था और फिर उन चीफ साहब की मुशावरत के साथ बाकी जजेस लगने हैं। तो अब ये क्राइटेरिया फ़ाइनल तो मैं नहीं आपको बता सकता या कह सकता कि उस पर फ़ाइनल क्या एग्रीमेंट हुआ है तमाम पार्टीज़ का कि उस वो क्राइटेरिया क्या होगा, लेकिन वो जब ले होगी अमेंडमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो पहला चीफ जस्टिस है वो हाजिर सर्विस जज ही होगा बैरिस्टर साहब? बिल्कुल। देखें, एक जो पहला मैकेनिज्म है ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और हमने ये कहा था कि पहला जो चीफ होगा आईनी कोर्ट का, अगर आईनी अदालत बनती है तो वो वज़ीर आज़म इन कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे। और वो क्राइटेरिया उनका यही था कि रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, सिटिंग जज भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं।
तो उनके साथ बाकी जजेस तो मुशावरत के साथ लगने हैं उनकी, जो एक पहला सेटअप होना है। दीगर बाकी फिर वो उसका प्रोसीजर दिया था, वो सनसेट क्लॉज के साथ था कि ये जो है इस टाइम तक ये उनका होगा अपॉइंटमेंट, और उसके बाद आगे ये सेटअप फिर एक प्रोसीजर बन जाएगा जो कि वो खुद करते रहे आईनी कोर्ट के हवाले से। लास्टली एंड वेरी क्विकली बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी भी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हो सकता है? देखिए, अगर वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो ज़ाहिरी बातें हो सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या सिटिंग जजेस की भी बात होती है या खाली रिटायर्ड जजेस की बात है, क्योंकि कई हमारे ऐसे रिटायर्ड जजेस हैं जो कि बड़े अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बड़ी उनकी जजमेंट्स हैं। तो ये तो देखना है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया या एक कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर जिन्होंने जजमेंट्स दी हैं, क्या वो 3 साल में जो रिटायर हुए हैं या 5 साल में रिटायर हुए हैं, क्या वो भी अंडर कंसिडरेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये भी देखना है। अब ये तमाम तर चीज़ें निटी ग्रिटीज ही फिजल आउट हो रही हैं, ये आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह आपके सामने होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हवाले से बहुत सारी रूमर्स भी हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट्स भी हैं। अब देखते हैं कि कंसेंसस ड्राफ्ट क्या है जो सामने आता है, और क्या इस ड्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड आती है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीटीआई इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस के फेस से गुजर रही है, इस वक्त बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बानी पीटीआई की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। एक बार फिर इस्लामाबाद धरना महंगा पड़ा, इश्ताल अंगेजी के इल्ज़ाम में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, और ऐसे में बानी पीटीआई अली मीन गंडापुर और आज़म सवाती के खिलाफ एक और मुकदमे का इंदराज भी हो गया, जिसमें इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और रियासत पर हमले की दफात शामिल की गई। कहने का मकसद यह है कि पार्टी लीडरशिप के होते हुए बानी पीटीआई की मुश्किलें हैं कि कम होने की बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन पार्टी की क़यादत हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि पार्टी की क़यादत बानी पीटीआई को धोखे में रखे हुए। बानी पीटीआई जब क्रिकेटर थे तो उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट किया, और इन खिलाड़ियों ने आगे जाकर मुल्क का और टीम का नाम रोशन किया, जिनमें वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, आकिब जावेद, वकार यूनुस जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं और बड़े काबिल ज़िक्र हैं। बानी पीटीआई ने 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का इंतखाब भी खुद किया। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, लेकिन उस वक्त बानी पीटीआई की बेहतरीन हिकमत अमली और टीम के डिसिप्लिन के मामलात को कंट्रोल करने के नतीजे में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ, और उनके खिलाड़ियों ने भी अपने कप्तान को मायूस नहीं होने दिया। लेकिन सियासत में बानी पीटीआई ने जिन जिन लोगों को अपनी जमात में या अपनी हुकूमती टीम में शामिल किया, एक एक करके धोखा देते नजर आए, और पीटीआई की मायूसी में इजाफा ही होता चला गया। सबसे पहले अगर हम बात करें जहांगीर खान तरीन की, और परवेज़ खटक की, महमूद खान की, हत्ता कि उस्मान बुज़दार की, जिन्हें सियासत में, वहाँ क्रिकेट में तो वसीम अकरम को लेके आए तो 92 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन यहाँ सियासत में वसीम अकरम प्लस लेकर आए तो वसीम अकरम प्लस ही वो पहला शख्स था, यानी उस्मान बुज़दार साहब, जो मुश्किल वक्त आने में सबसे पहले भाग गए। अब भी मामलात ये हैं कि ऑन ग्राउंड जो वर्कर्स हैं, जो इमरान खान के या बानी पीटीआई के लॉयलिस्ट हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मारे भी खा रहे हैं, वो आंसू गैस की शेल भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो शहबाज गिल हों या कुछ ऐसे रूपोश रहनुमा हों जो बैठ डिजिटल मीडिया के ऊपर वर्कर्स को तो बाहर निकलने का कह रहे हैं, मगर खुद ग्राउंड पे नहीं है, और ना ग्राउंड की पल्स को, ना टेम्परेचर को समझ रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लीडरशिप से बहुत ज़्यादा शिकवे वर्कर्स को भी हैं। शायद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी जो खासे कंसर्न्स का इजहार कर रही है, केपी के अंदर रिजर्वेशंस भी उनके बहुत ज़्यादा हैं, और एक लंबी चार्जशीट है जो उन्होंने अपने ही चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी बनाई हुई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस के फेस से गुजर रही है क्या? आपके लिहाज से तो तबाह हो चुकी है, लीडरशिप है ही कहाँ। मैं कोई लीडर कोई हूँ, गीदड़ हूँ क्या? आपने तबसरा किया माशाल्लाह। नकवी साहब, ये आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता ये बात। आपके जिस किस्म का आप तबसरा कर रहे हैं, क्रिकेट टीम को सियासत के साथ आप कर रहे हैं। तो एक क्रिकेटर अगर सियासतदान बन सकता है सर, तो क्रिकेट से
इमरान खान और क्रिकेट को अलहदा तो नहीं किया जा सकता सर। बीइंग क्रिकेटर हम इमरान खान के फैन हैं और मेरा ख्याल है कि इमरान खान इज वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो खुद सिलेक्ट करते थे, लेकिन पॉलिटिकल टीम को सिलेक्ट करने में जो है वो उनसे गलती हुई है। आपको यही बात इस पूरी हुकूमत से पूछनी चाहिए कि लेजेंड्स को इसी तरह ट्रीट किया जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट को इसी तरीके से किया जाता है, नेशनल हीरोज को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, जेल में रखा जाता है, उनको काल कोठरी में रखा जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनको अपने खानदान से नहीं मिलना जाता। पॉलिटिकल फिगर है सर इस वक्त, वो पॉलिटिकल फिगर है। ये तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछना चाहिए ना सर। अब सुनो रियल हीरोज ऑफ दिस, एक सुन लो ना, आपने पूरे 15 मिनट बोले हो, अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप मुझे 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट सुनो। लेकिन आप एक वादा करें मेरे साथ, आप एक वादा करें मेरे साथ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप डी ट्रैक नहीं करेंगे गुफ्तगू को, हम फोकस रहेंगे। जितनी कमेंट्री आपने की है मैं पूरी कमेंट्री का आपके जवाब दूंगा अपने तरीके से। इस मुल्क का असल हीरो फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंने आपसे कहा आप मेरे सवाल का जवाब देंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना और आके इल्जामात लगाने तो देन आई हैव टू वाइंड इट अप सर। आपका हमेशा तर्ज अमल यह है कि आप सब। थैंक यू वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्लीज माइक बंद कीजिए फिरदौस शमीम नकवी साहब का। लेट्स टेक अ वेरी ब्रेक। नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना इन लोगों का कि एक्चुअली जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल का जवाब नहीं देना, रिस्पॉन्ड नहीं करना है और इधर उधर की डी ट्रैक करना है गुफ्तगू को। आज अली अमीन गड्ढापुर साहब ने कुछ ऐसे किया। ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए खुद कुछ बमबार हैं, ये पार्टी के लिए सुसाइडर्स हैं, ये पार्टी के लिए नुकसान करते हैं और खुद काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती हैं बहुत सारी चीजें। मैं चाहता हूं जरा अली अमीन गड्ढापुर साहब आज जो कुछ कह रहे थे जरा वो आपको दिखाते हैं और किस तरीके से अपनी ही पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। सारे पाकिस्तानियों जो भी मुनाफिक है इस नजरिए के साथ, अल्लाह उसको गर्क करे। जितना डटोगे, जितना लड़ोगे, जितना मुकाबला करोगे, दुश्मन पीछे हटेगा। ये हमें कामयाबी हुई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि हम उस जगह पे जाके पहुंचे, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एक और धक्का है और वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे। और इनको समझ आ गई है कि जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। ये जो बात कर रहे हैं गड्ढापुर साहब कि प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम में घुसने की बात कर रहे हैं और अपने लोगों को उकसा रहे हैं कि जाओ और जाके प्राइम मिनिस्टर। यही बात इमरान खान साहब भी पॉलिटिकल स्टेज से 2014 के धरने में करते रहे कि गिरबान से पकड़ के वजीर आजम को बाहर निकालेंगे। अगर सियासत ऐसी ही होनी है तो फिर आज जो धींगा मुश्ती हमने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर देखी है, ये सियासत इसी तरीके से इसमें गंद घोलते रहेंगे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए कश्मीरी अवाम की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। कश्मीरी अवाम की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के पीछे हुक्मरान जमात बीजेपी का मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी का मकसद कार फरमा था। आर्टिकल 370 की मनसूखी से मईशत और रोज़गार मनफी असरात उस पर मुरतब हुए। अब हालात ये हैं कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त गुर्बत 49% की ख़तरनाक हद को छू रही है। मकबूजा कश्मीर की आवाम गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह से मोदी सरकार के खिलाफ एक अरसे से मकबूजा आबादी की आवाम सख्त एहतजाज कर रहे हैं और अब इस एहतजाज का नतीजा ये है कि मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर के इंतखाब की खाना पड़ी है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस में जो जबरी इलेक्शंस हैं उसमें मोदी सरकार हर किस्म के हथकंडों और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद इबरतनाक शिकस्त से दोचार हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की 90 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में हुक्मरान जमात का यानी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 28 नशस्तें मिली हैं, जिसे वोटर्स की मोदी सरकार के खिलाफ एक बैलेट प्रोटेस्ट के तौर पर, बैलेट एहतजाज के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बरक्स अपोजिशन जमात कांग्रेस का इंतखाबी इत्तेहाद 90 में से 51 नशस्तें हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया है। इस इंतखाबी इत्तेहाद में 43 नशस्तें फारूक अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 नशस्तें हासिल कर पाई है। जो हुकूमत में शामिल होते हैं तो मजमूई नशस्तों की तादाद 53 हो जाएगी। अब मोदी सरकार ने काले कानून के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, जबकि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने अपने रद्दअमल से मकबूजाबादी में बीजेपी की सीयत ख़त्म कर दी है, जिससे वाज़ेह हो गया है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी सरकार से किस कदर नफरत करते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल जू के तू बरकरार हैं। इंटरनेट क्यों सुस्त रवि का शिकार है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी मामूल बन गई है और अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा नहीं हो सका। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी सारिफीन के लिए मुसलसल परेशानी का सबब है। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या फिर बहुत स्लो है। रवा साल फरवरी से अब तक सारिफीन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के मसले का सामना कर रहे हैं। पीटीआई यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह ज़ेरे ज़मीन समंदर केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था कि केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से तो रहा सहा इंटरनेट भी बिल्कुल मांद पड़ गया, ख़त्म हो गया, स्पीड बिल्कुल डाउन है। इसके अलावा मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डेटा के ज़रिए इंटरनेट का इस्तेमाल सारिफीन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है, जबकि सारिफीन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी ताहाल रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई ज़राए ने एक बार फिर दावा किया है कि अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। अब इस दावे को महज दावा ही समझें या एक और शुगर कोटेड गोली समझा जाए, क्योंकि पीटीआई मुसलसल बहुत सारे दावे करता रहा है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी जहां आम सारिफीन के लिए तकलीफ देह है, मुश्किलात का सबब है, वहीं इंटरनेट से वाबस्ता कारोबारी सनत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अल्टीमेटली मुल्क के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आता है, ज़र मुबादला जो मुल्क कमाता है, यकीनन वो भी नहीं आ रहा, जो मुल्क की इकॉनमी के लिए किसी धचके से कम नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।